Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड टैक्सेशन यूनिट नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सेम सब्जेक्ट सेम यूनिट, मगर चैप्टर नंबर है थर्ड, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। It is also called as incidence of tax. स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले पता होना चाहिए। ये चैप्टर आपको स्टार्ट करने से पहले सेक्शन है 5 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 5 में लिखा है किसके लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। मगर सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 1 to लेक्चर नंबर 9 तक सभी लेक्चर, ऐसा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बाद में ये चैप्टर आप स्टार्ट कर पाएंगे। स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि सेकंड नेम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कभी कभी सिलेबस में भी लिखा होगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो आप सोचेंगे ये चैप्टर तो हुआ नहीं। अरे स्कोप ऑफ टोटल इनकम का दूसरा नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एन एसएससी, एसएससी मींस टैक्स पेयर और एनी पर्सन अगेंस्ट whom procedure for taxation is started as per Income Tax Act 1961. And SSC is liable to pay income tax on the total income which he has earned during the previous year. PY यानी कि previous year। previous year में जो भी इनकम वो अर्न करता है उस पर जो टैक्स लगता है, again an SSC is liable to pay income tax on a total income which he has earned during previous year। previous year में जो भी इनकम होती है उस पर उसको टैक्स पेड करना पड़ता है। मगर कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, इट इज डिपेंड अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एन एसएससी इज डिपेंड अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा है उस पर डिपेंड करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आपको इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा या फॉरेन इनकम पे टैक्स लगेगा, वो डिपेंड कौन से किस पर करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉई। तो अभी देखिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ सबसे पहले लिखा है आरओआर, बाद में आरएनओआर एंड एनआर। आरओआर यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। आरएनओआर का मीनिंग होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, एंड एनआर का मीनिंग होता है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में जो नॉन रेसिडेंट है। मगर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आरओआर क्या है, आरएनओआर क्या है और एनआर क्या है। Again, scope of total income in case of resident and ordinary resident। ये लाइन कॉमन रहेगी तीनों में। स्कोप ऑफ टोटल इनकम इट मींस कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा यदि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये 3 इनकम यहाँ पे मैंने लिखे हैं। इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस, या तो एक्चुअल रिसीव्ड या तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड। डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्या है, not actually received but as per Income Tax Act it is assumed that it is received by SSC। सपोज आपके अकाउंट में डायरेक्ट किसी ने अमाउंट क्रेडिट कर दी है। सपोज आपका पीएफ अकाउंट है, पीएफ में अप टू 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। यदि 9.5% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, इट मींस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। आपको खुद नहीं मिला, मिलेगा बाद में जब आप रिटायर्ड होंगे, तब जब पीएफ का बैलेंस एक साथ आपको मिलेगा तब। तो इट इज कॉल्ड एज डीम्ड टू बी रिसीव्ड। यदि आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो कोई लिमिट नहीं है, मगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड कटता होगा,
यदि ये रिकॉग्नाइज, वैसे तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ही होते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मींस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, which is recognized by the commissioner of income tax, it is called as recognized provident fund। यदि आपका प्रोविडेंट फंड recognized प्रोविडेंट फंड है तो उस पर आप तो जो जितना भी पीएफ में डिपॉजिट करते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट कौन डिपॉजिट करता है? एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी। यदि कंपनी ने 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा क्रेडिट किया है आपका पीएफ अकाउंट में, 12% तक एग्जाम्प्ट है। यदि आपकी सैलरी है सपोज सोच लो 50,000, आपने सैलरी में से 10,000 पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, तो ऐसा रूल है जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे पीएफ में एम्प्लॉयर आल्सो इक्वल कंट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली। एम्प्लॉयर भी आपका अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा 10,000। मगर इनकम टैक्स में रूल है सैलरी का 12% से ज्यादा, 12% ऑफ 50,000 यानी कि 6,000 तक आपके लिए एग्जाम्पल है। तो जो रिमेनिंग 4,000 आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो आपको मिलेगा कब? जब आप रिटायर्ड होंगे तब। मगर ये 4,000 मंथली यानी कि 12 मंथ का साल का हो जाएगा 48,000 इज योर इनकम। इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज रिसीव्ड बाय यू बट इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड हो या डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मगर यदि इंडिया में है, आपको इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, आपका स्टेटस यदि आरओआर है तो टैक्सेबल। यहाँ पे देखिए एज एबो फर्स्ट यानी कि आरएनओआर में भी टैक्सेबल, यहाँ पे देखिए एनआर में भी टैक्सेबल। यदि आपको इनकम मिलती है इंडिया में, याद रखो इंडिया में, इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर में आपको इंडिया में यदि इनकम मिलती है, it is taxable in all cases whether your status is ROR, RNOR or NR। सेकंड पॉइंट देखिए, इनकम ये रिसीव्ड है, रिसीव। सेकंड, इनकम विच इज accrued, it means accrued or arises, accrued or arises or deemed to be accrued or arises in India during previous year। आपको रिसीव्ड नहीं होती है मगर एक्रूड हो गई है। सपोज आपने जॉब की, 1 मार्च को आपने जॉब ज्वाइन की, 31 मार्च तक आपने जॉब की, जॉब कंप्लीट हो गई, साल भी 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, वो सैलरी आपको मिलती है सपोज 7 अप्रैल को, अभी तक मिली नहीं है, मिलेगी इन फ्यूचर। इट मींस इट इज इनकम accrued or arises or deemed to be accrued or arises in India। यदि इंडिया में आपने जॉब की है तो आपकी इनकम इंडिया में accrued हुई है, ऐसा कह सकते हैं। सपोज आपने प्रॉपर्टी बेची है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन सपोज बड़ौदा, आपने बड़ौदा में कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आपको इनकम कहाँ पे accrued हुई है? बड़ौदा में यानी कि इंडिया। आप कोई एसेट बेचते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं इन इंडिया, it means it is income accrued or arises in India or deemed to be accrued or arises। ऐसा सोचने का, अभी एक्चुअल accrued नहीं हुई है मगर deemed to be accrued or arises in India during the previous year। अभी तक ये पीएफ में क्रेडिट हुआ नहीं मगर होगा। मार्च में आपका जो मार्च मंथ का ये सैलरी है, वो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। कब होगा? पीएफ में भी क्रेडिट होगा। कब होगा? अप्रैल में। मगर एक्रूज हो गई है, अभी क्रेडिट नहीं हुआ है मगर होगा। ये 4,000 जो एक्स्ट्रा है, इट इज accrued or arises during a previous year deemed to be accrued। ये हो चुका है। यदि accrued and arises in India है, ROR में भी टैक्सेबल, RNOR में भी टैक्सेबल, NNR में भी टैक्सेबल है। देखिए, यदि आपको इनकम इंडिया में रिसीव होती है, तीनों में टैक्सेबल। यदि आपकी इनकम इंडिया में एक्रूड हो रही है, अभी तक रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ एक्रूड हो चुकी है, तो भी तीनों में टैक्सेबल है। देखिए, थर्ड कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, इनकम विच इज एक्रूड और अराइजेस और रिसीव आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर एक्रूड हो रही है, अराइजेस हो रही है, रिसीव भी वहां पे है, इंडिया से बाहर। यदि आपका स्टेटस आरओआर है तो वो इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है। वर्ल्ड में कोई भी जगह पे आपको इनकम हो जाए, यदि आपका स्टेटस आरओआर है, उस पर आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। याद रखो,
यदि रेसिडेंशियल स्टेटस ROR है तो वर्ल्ड में क्या यूनिवर्स में कोई भी जगह पे आपको इनकम हो उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा। यदि RNOR के लिए ROR के लिए अगेन रिसीड इंडिया में है तो इंडिया में टैक्स आपको लगेगा, एक्रूड्स और अराइजेस इन इंडिया है तो भी टैक्स लगेगा। कोई भी जगह पे यदि वर्ल्ड में इनकम है, यूनिवर्स में कोई भी जगह पे आपको इनकम हो चुकी हो और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ROR है तो ये इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। RNOR के लिए इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑल्सो। इफ इनकम इज एक्रूड और अराइजेस इन इंडिया, इंडिया में एक्रूड हुई है, अराइजेस हुई है तो भी ये इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकम विच इज एक्रूड और अराइजेस और रिसीव आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर एक्रूड हुई है, अराइजेस भी इंडिया के बाहर है एंड रिसीव भी वहां पे ही है। फ्रॉम कहां से इनकम हुई? बिजनेस, बिजनेस से इनकम हुई है विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये बिजनेस इंडिया में से कंट्रोल हुआ है, याद रखो। और प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, या तो प्रोफेशन से इनकम हुई है और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हुआ है तो उस पर आपको टैक्स इंडिया में पेड करना पड़ेगा। सपोज बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इंडिया के बाहर है, सपोज बिजनेस है यूएसए, इनकम एक्रूड हुई है यूएसए में, बिजनेस यूएसए में है तो इनकम एक्रूड भी वहां पे ही होगी, रिसीव भी वहां पे हुई है, मगर वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता था तो उस पर यदि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस RNOR है तो भी आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। यदि वहां पे आपका प्रोफेशन है, वो सेटअप इन, सेटअप मींस फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। सपोज मेरा प्रोफेशन है योगी क्लासेस, बड़ौदा में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, इट मींस ये इंडिया में है, मगर सपोज मैंने यहाँ से यूएसए में ब्रांच एक ओपन कर दी, वहां से मैं क्लास अभी सेटअप कहां पे हुआ था? इंडिया, अभी वहां पे मैं चलाता हूँ क्लास यूएसए में, वहां पे कुछ पढ़ाते हैं, सोचो ऐसा है तो वहां पे जो भी मेरे को इनकम होगी प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हुआ था, इसलिए ये RNOR यदि मेरा स्टेटस होगा तो भी मेरे को इंडिया में टैक्स पेड करना पड़ेगा। याद रखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RNOR के लिए भी ऐसा बिजनेस जो इंडिया में से कंट्रोल हो रहा है या तो ऐसा प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप है उस पर इंडिया में टैक्स पेड करना पड़ेगा। NR के लिए यदि आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट है, याद रखो नॉन रेसिडेंट होने में बहुत ज्यादा बेनिफिट है इंडिया में। यदि टैक्स में यदि आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो फर्स्ट वन, इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में यदि आपको इनकम हो रही है उस पर आपको टैक्स इंडिया में पेड करना पड़ेगा। सेकंड, इफ इनकम एक्रूज और अराइजेस इन इंडिया, इंडिया में एक्रूड हुआ है, अराइजेस हुआ है, उस पर भी आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा यदि आपका स्टेटस NR है तो। इट मीन्स इफ इनकम एक्रूड और अराइजेस फ्रॉम एनी सोर्सेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से कोई भी इनकम एक्रूड हो रही है, अराइजेस हो रही है, रिसीव हो रही है, नॉन रेसिडेंट को उस पर इंडिया में टैक्स पेड करना नहीं पड़ेगा। इतना ही आपको याद रखना है, ये 3 पॉइंट याद रखो। ROR के लिए कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा, RNOR के लिए, NR के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोफोर्मा ड्रॉ किया है, जो एग्जाम्पल होंगे वो सिमिलर प्रोफोर्मा में हमको एग्जाम्पल करना है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, यहाँ पे नेम लिखेंगे, प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यदि आपका स्टेटस ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो NR है। यहाँ पे जो मैंने T लिखा है वो इंडिया में टैक्सेबल है। यहाँ पे जो मैं जिस जगह पे NT लिखा है इट मींस इंडिया में यह टैक्सेबल नहीं है। सबसे पहले देखिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यदि इंडिया में रिसीव्ड है इनकम, याद रखो कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड है, आपका कोई भी स्टेटस हो तीनों में से, आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। ROR को भी लगेगा, RNOR को भी इंडिया में टैक्स पेड करना पड़ेगा और NR को भी टैक्स पेड करना पड़ेगा।
सेकंड है इनकम एक्रूड्स और अराइजेज इन इंडिया। रिसीड इंडिया में है तो भी टैक्सेबल, इनकम एक्रूड इंडिया में है तो भी टैक्सेबल। देखो तीनों को टैक्सेबल। नेक्स्ट वन इनकम डीम्ड टू बी रिसीड इन इंडिया। रिसीड हो या डीम्ड टू बी रिसीड ज्यादा फर्क नहीं है। इट मींस डीम्ड टू बी रिसीड इन इंडिया है तो भी तीनों में टैक्सेबल है। देखिए इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड्स और अराइजेज इन इंडिया। एक्रूड्स और अराइजेज हो या डीम्ड टू बी एक्रूड अराइजेज हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया में एक्रूड हुआ है, इंडिया में अराइजेज आपकी इनकम हुई है, तीनों स्टेटस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फिफ्थ वन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है वो पॉइंट है RNOR में लिखा बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम या तो प्रोफेशनल इनकम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बिजनेस इनकम एक्रूड्स एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर एक्रूड हुआ है, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर है, मगर कौन सा बिजनेस है? विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यदि इंडिया में से कंट्रोल है, प्रोफेशन होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो दो में टैक्सेबल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपका स्टेटस ROR है तो टैक्सेबल, RNOR है तो भी टैक्सेबल, मगर नॉन रेसिडेंट के लिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा इंडिया। अगेन बिजनेस इनकम, बिजनेस की इनकम है। बिजनेस कहां पे है? इंडिया से बाहर। इट मींस एक्रूड हुआ है इंडिया से बाहर, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर है, मगर वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया में से होता था। इंडिया में से कंट्रोल है तो दो में टैक्सेबल होगा, लास्ट में नॉन टैक्सेबल होगा। यदि प्रोफेशन है तो सेटअप इन इंडिया है तो दो में टैक्सेबल है, थर्ड में नॉन टैक्सेबल है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट देखिए, सॉरी सिक्स पॉइंट बिजनेस इनकम। अगेन बिजनेस इनकम एक्रूड्स एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बिजनेस इंडिया से बाहर है, इट मींस एक्रूड इंडिया से बाहर, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया, विच इज कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल भी इंडिया से बाहर है, सब कुछ इंडिया से बाहर से है, तो ROR के लिए तो टैक्सेबल है, बाकी दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल। यहाँ पे कब टैक्सेबल होगा? यदि कंट्रोल इंडिया में से है तो। नेक्स्ट वन इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेस। कोई भी सोर्सेस में से इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की है, गिफ्ट है, कोई भी इनकम हो जाए। एक्रूड्स, इट मींस एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। एक्रूड भी इंडिया से बाहर है, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर। यदि आपका स्टेटस ROR है तो टैक्सेबल, बाकी दो में नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट इनकम एक्रूड्स एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया and remitted, that is transfer या तो remitted to India in same previous year। आपको इंडिया से बाहर कोई इनकम हो चुकी है, जब आप इंडिया आते हैं तो साथ में लेके आ जाते हैं, या तो वहां से इंडिया भेज देते हैं। इट इज कॉल्ड एज रेमिटेड टू इंडिया। कोई होते हैं ना, आपका कोई चाचा है, कोई आपका बड़ा ब्रदर है, कोई भी हो सकता है, वहां पे है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, इंडिया पैसा भेज रहा है। It is called as remitted to India. सेम प्रीवियस ईयर में, सपोज आपका प्रीवियस ईयर है 1920 में आपको इनकम हुई है, वहां पे सेम ईयर में आपने इंडिया में ट्रांसफर की। यदि आपका स्टेटस ROR है तो टैक्स लगेगा, ये दो में टैक्स नहीं लगने वाला, याद रखो। रेसिडेंशियल स्टेटस यदि ROR है तो टैक्सेबल, ये दोनों में टैक्सेबल नहीं है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकम एक्रूड्स एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। देखो दैट इज पास्ट ईयर इनकम रेमिटेड टू इंडिया। अप्रैल में जो ऐसा करना है ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अप्रैल, इट मींस लास्ट ईयर में जो भी इनकम आपने वहां पे अर्न की है, अप्रैल में आप इंडिया भेज दो, इस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपका स्टेटस कोई भी हो, ROR है तो भी नॉन टैक्सेबल, RNOR के लिए भी नॉन टैक्सेबल, NNR के भी लिए नॉन टैक्सेबल है, याद रखो। मगर कब? इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर विच इज रेमिटेड टू इंडिया। इंडिया से बाहर आपको इनकम एक्रूड हुई है, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर है, जब इंडिया आ रहे हैं तब साथ लेके आ रहे हैं, तब आपको बोलना है ये तो पास्ट ईयर की इनकम है, उस पर आपको इंडिया में टैक्स नहीं लगने वाला। अगेन इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर एक्रूड हुई है, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर है, एंड लेटर ऑन
remitted to India, that is past year income remitted to India, past year income brought to India. इंडिया जब आते हैं तो साथ लेके आते हैं, या तो वहां से आपने भेजा है, पास्ट ईयर इनकम इंडिया में आपने भेजा है, आपका स्टेटस कोई भी हो, इस पर आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया में आपको गिफ्ट मिले या इंडिया से बाहर, मगर रिलेटिव से यदि गिफ्ट मिलती है, इट इज नॉट इनकम एट ऑल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। मगर देखो नेक्स्ट वन, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, यदि फ्रेंड से आपको गिफ्ट मिलती है, इंडिया में मिलती है, तीनों में टैक्सेबल, कोई भी आपका स्टेटस हो। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से ही गिफ्ट मिलती है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, तो आरओआर के लिए टैक्सेबल, बाकी रिमेनिंग दो के लिए नॉन टैक्सेबल है। मगर गिफ्ट में रिलेटिव किसको बोलते हैं वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब जरूरत पड़ेगी तब। रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता है कौन नहीं आता है वो जानना आपके लिए जरूरी है। ये चैप्टर आपने 11 से अकाउंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, 11 से 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बाद में मास्टर जो भी करेंगे, सब में इजी जो भी चैप्टर है, ये चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ये चैप्टर 101% कंप्लीट हो जाएगा। मगर एग्जाम में ये चैप्टर से आपको एग्जाम्पल आने वाला है, कितने मार्क्स का वो सूत्र देखो, 5 to 10, मिनिमम 5 मार्क्स का तो होगा, मैक्सिमम होगा 10 मार्क्स का। इट मीन्स रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये 2 चैप्टर आप परफेक्ट कर लेंगे तो आपको यूनिट नंबर 1 में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स 101% आने वाले हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें तो कोई भी हो जिसको दिमाग है या नहीं है, फिर भी ये चैप्टर हो जाएगा। मगर इसके लिए आपको ये वीडियो लेक्चर, फर्स्ट 3 लेक्चर आपको कंप्लीट देखने पड़ेंगे, याद रखो, फर्स्ट 3 लेक्चर। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पैम्पलेट में से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको देखना है पेज नंबर 40 पे है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, आज का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। यहां पे लिखूंगा लेक्चर, यूनिट फर्स्ट, ये लेक्चर नंबर था आपका फर्स्ट, दिखाई दे रहा है बराबर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मगर ये पहले हम निकाल देंगे यहां से। एक बार और देख लीजिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों में टैक्सेबल, अप्रूव्ड इन इंडिया है, तीनों में टैक्सेबल, डीम्ड टू बी रिसीव्ड है तो भी टैक्सेबल, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड है तो भी टैक्सेबल। बिजनेस इनकम है, अप्रूव्ड इंडिया के बाद, रिसीव्ड भी वहां पे, मगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया में से है तो दोनों टैक्सेबल, थर्ड में नॉन टैक्सेबल। यदि बिजनेस कंट्रोल भी इंडिया से बाहर है तो फर्स्ट में तो टैक्सेबल होगा, बाकी दो में नॉन टैक्सेबल। कोई भी सोर्सेज में से इनकम इंडिया से बाहर है, अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड दोनों इंडिया से बाहर है, आरओआर के लिए टैक्सेबल, ये दो में नॉन टैक्सेबल। इनकम अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया इन सेम प्रीवियस ईयर, सेम प्रीवियस ईयर में आपने इंडिया रेमिट किया है, फर्स्ट में टैक्सेबल, दो में नॉन टैक्सेबल। यदि पास्ट ईयर इनकम रेमिटेड टू इंडिया, पास्ट ईयर की इनकम इंडिया में रेमिट करते हैं, तीनों में नॉन टैक्सेबल है। गिफ्ट, रिलेटिव के पास से गिफ्ट मिलती है, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, सब में नॉन टैक्सेबल। यदि फ्रेंड से गिफ्ट मिलती है, इंडिया में मिलती है तो तीनों में टैक्सेबल। यदि इंडिया से बाहर मिलती है तो आरओआर के लिए टैक्सेबल है, बाकी दो के लिए नॉन टैक्सेबल है। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट। मगर फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए ये आपके लिए देखना जरूरी है, ये अपने बाजू में जो लिखा है वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
पेज नंबर है 40, पैम्पलेट में देखिए पेज नंबर 40 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, NR that is non-resident, RNO are resident but not ordinary resident, and RO are resident and ordinary resident. From the following information determine tax incidence in respect of following income of Mr. Mahesh. If he is in the books of Mr. Mahesh, if he is resident and ordinary resident, resident but not ordinarily resident, and last one है non-resident. First one, salary income earned and received in England. ऑन कहाँ पे है? इंग्लैंड में. रिसीड भी इंग्लैंड. इंग्लैंड कहाँ है? इंडिया से बाहर है इंग्लैंड, ये आपको मालूम होना चाहिए. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग सेम प्रीवियस ईयर, और सेम प्रीवियस ईयर में वहां से इंडिया रेमिट कर चुके हैं, यानी कि इनकम अकाउंट इंडिया से बाहर है, रिसीड भी इंडिया से बाहर, मगर रेमिट इंडिया, इट मीन सेंड टू इंडिया. तो देखिए नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये पूरा सेंटेंस जो है वहां पे वो आपको लिखना पड़ेगा. मैं ऐसा लिखता हूँ सैलरी, मगर आपको जो बुक बनाएंगे उसमें आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा. सैलरी इनकम जो अंदर है वो कंप्लीट. earned and received in England during a previous year and also remitted to India during the same previous year. तो यहाँ पे रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा. इनकम accrued and received outside India. इंडिया से बाहर एक्रूड है, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर है, बट रेमिटेड टू इंडिया. ये रेमिटेड टू इंडिया हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड रेमिटेड टू इंडिया सेम प्रीवियस ईयर में है. सेम प्रीवियस ईयर में है तो ROR के लिए क्या है? टैक्सेबल. यहाँ पे लिखता हूँ टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन. यदि अमाउंट होगा तो मैं अमाउंट लिखूंगा, अदरवाइज ऐसा टैक्सेबल आपको पूरा लिखना है. टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, ऐसा. सेकंड देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड. बिजनेस कहाँ पे है? इंग्लैंड. इंग्लैंड कहाँ पे है? इंडिया से बाहर. विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. देखो इंडिया में से कंट्रोल हो रहा है. 50% इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया. तो पहले पूरा सेंटेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट from business in England which is controlled from India, 50% income is received in India. ये पूरा सेंटेंस आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. इसमें आपको 2 पार्ट करने पड़ेंगे. 50% इनकम, 50% इनकम क्या है? देखिए 50% इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. यदि इंडिया में रिसीव्ड है, देखो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल. तो यहाँ पे लिखेंगे T T T. एंड सेकंड पार्ट B, अगेन 50%, रिमेनिंग 50% इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड. ANR का मीनिंग होता है एक्रूड एंड रिसीव्ड. आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा. एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम, कहां से मिली है? फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. आपको याद होना चाहिए, मैंने यहां पे लिखा था थोड़ी देर पहले, ये रहा इनकम विच इज एक्रूड और अराइजेस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. यहाँ पे है ना सेकंड, इनटू बी एक्रूड और अराइजेस इन इंडिया. यहाँ पे देखिए इनकम विच इज एक्रूड और अराइजेस और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन विच इज सेट अप इन इंडिया.
यहाँ पे तो कोई भी इनकम हो टैक्सेबल, ये यहाँ पे भी टैक्सेबल है क्योंकि इंडिया में से कंट्रोल है, तो यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे भी टैक्सेबल, मगर नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो 50% मैंने क्यों यहाँ पे टैक्सेबल किया है, क्योंकि रिसीड इंडिया में, ये एक्रूड इंडिया से बाहर है, रिसीड इंडिया से बाहर, मगर भी ऐसा बिजनेस में से इनकम है विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो दो में टैक्सेबल, लास्ट में नॉन टैक्सेबल। सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर, ये इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कंप्लीट लिखना है, फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंग्लैंड। आपको ये नहीं देखना कि इंग्लैंड तो इंडिया से बाहर है, मगर यहाँ पे देखिए बेंगलोर कहाँ पे है, इंडिया। इट मीन्स इनकम एक्रूड इन इंडिया, बिजनेस इंडिया में है, बिजनेस बेंगलोर में है, बेंगलोर इंडिया में है, इट मीन्स इनकम एक्रूड इन इंडिया। यदि इनकम एक्रूड इन इंडिया है तो तीनों में टैक्सेबल है। देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी टी टी। थर्ड के बाद फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड, हाउस प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, इट मीन्स इनकम एक्रूड हुई है इंग्लैंड। 40% रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, 40% इंडिया में रिसीव्ड है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा सेंटेंस, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड, 40% ऑफ रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको 40% के लिए यहाँ पे देखिए 40% इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव्ड है तो तीनों में टैक्सेबल टी टी टी। सेकंड पार्ट बी 60% के लिए, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे है, इंग्लैंड में, इट मीन्स एक्रूड इंग्लैंड में, रिसीव्ड भी कहाँ पे है, इंग्लैंड में, एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो 60% इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एक्रूड भी इंडिया से बाहर, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर, फिर भी आरओआर के लिए टैक्सेबल। कोई भी सोर्सेस में से इनकम होगी, आपका स्टेटस आरओआर है तो टैक्सेबल, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। फिफ्थ एंड लास्ट वन, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम विलिंगटन एंड जॉर्ज कंपनी ऑफ इंग्लैंड। मिस्टर महेश वॉज अपॉइंटेड एट दिल्ली ब्रांच ऑफ विलिंगटन एंड जॉर्ज कंपनी। तो यहाँ पे देखिए, सैलरी इनकम, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, जो अंदर है वो, फ्रॉम विलिंगटन एंड जॉर्ज कंपनी। यहाँ पे देखिए इनकम, ये महेश ने जॉब कहाँ पे की है, दिल्ली ब्रांच में। कंपनी फॉरेन कंपनी है नो डाउट, मगर फॉरेन कंपनी की जो दिल्ली में ब्रांच है वहां पे महेश ने जॉब की है। इट मीन्स इनकम एक्रूड कहाँ पे हुई, जहां पे आप जॉब करते हैं वहां पे इनकम एक्रूड होती है, यानी कि दिल्ली में। दिल्ली कहाँ पे है, इंडिया में, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इनकम एक्रूड इन इंडिया। यदि इंडिया में एक्रूड है तो आपका स्टेटस कोई भी हो, तीनों में टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। यहाँ पे आपको टोटल करना है, टोटल अभी अमाउंट नहीं है इसलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आपको देखो, ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा। ये लेक्चर में इनकम एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया है क्या है वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मगर एक लेक्चर देखने से आपको चैप्टर में ज्यादा पता नहीं चलेगा। 3 लेक्चर आपको कंटिन्यूसली देखना है। यदि 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पता चलेगा ही। ओके, यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 2 एग्जाम्पल हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सेकंड एंड थर्ड लेक्चर तो आपको देखना है, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर। ओके, बाय बाय।